गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक हो आप सब। इस मंत्र के साथ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, हम लोग को घर में ही रहना है और घर से ही पढ़ना है। बच्चों, बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं कि वाइटनर यूज़ करूं कि ना करूं, पेंसिल से लिखूं, पेन से लिखूं, किस पेन से लिखूं, और अंडरलाइन करूं कि ना करूं, एक लाइन छोड़ के लिखूं, कितनी कॉपी बनानी है, महान व्यक्तित्व की बुक नहीं मिली। सबके पीछे मैंने एक आंसर दिया था कि आप ब्लू और ब्लैक पेन से लिखिए, ब्लैक पेन से अपना प्रश्न लिखिए और ब्लू पेन से अपना उत्तर लिखिए। वाइटनर का यूज़ मत करिए। पेंसिल से अब आपको कहीं नहीं लिखना है। इंडेक्स बनाइए फर्स्ट पेज पे। अगर इंडेक्स बना मिला है कॉपी में तो आप उस इंडेक्स में जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसको फिल करिएगा। फर्स्ट पेज पे पोयम लिखिएगा। इंडेक्स के बाद पहला पेज जो होगा उस पे पोयम लिख के डेकोरेट करिएगा। लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। अगर आपने लाइन छोड़ के लिख भी दिया है तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद उसके शब्दार्थ लिखने हैं। पीडीएफ में जो मैं भेजती हूँ, मैंने पहला चैप्टर का भावार्थ भेजा है आपको, तो उस पहला चैप्टर का भावार्थ आप पूरा लिख लीजिएगा। पोयम लिखिएगा, शब्दार्थ लिखिएगा, फिर भावार्थ लिखिएगा, और कुछ पहले चैप्टर से नहीं लिखना है। महान व्यक्तित्व की किताब अगर आपको नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसके पीडीएफ के साथ भेजूंगी, उससे आप अपना काम करिएगा। और अगर जब बुक मिल जाएगी आपको तो फिर अच्छी बात है, बुक मिल जाएगी तो फिर आपके लिए सब काम आसान हो जाएगा। तो फिर मैं कह रही हूँ कि ब्लू पेन से, ब्लू जेल पेन का इस्तेमाल करिएगा। डॉट से नहीं लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना है। डेट डाल के अच्छे से लिखिए, फेयर कॉपी में सब लिखिए, शब्दार्थ भी लिखा करिए। जिस प्रश्न चैप्टर को मैं भेजूंगी उसके शब्दार्थ, उसके प्रश्नोत्तर में भेजूंगी, वो सब आपको करना है। जो पाठ में समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझिए, जो वीडियो में भेजती हूँ उसको ध्यान से सुना करिए। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर उस वीडियो में रहते हैं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये नहीं कि आप परेशान होकर मम्मी पापा को परेशान करें और बार बार सवाल करें। आप एक बार ध्यान से सुनिए, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके वीडियो में मिल जाएगा। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं ना। तो अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा? पार्ट 2 पढ़ रहे थे, अपना स्थान स्वयं बनाइए। और इसको समझाते हुए मैंने आपको बताया भी था कि समाज में रहकर हम चूँकि सामाजिक प्राणी हैं तो हमको समाज में अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ता है। हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, स्टार्टिंग की जो शुरुआत हमने की थी वो ये था कि राजा के यहाँ एक आदमी आता है नौकरी के लिए, उसको एक मंत्री के द्वारा बुलवाया जाता है और वो अपना अच्छा नौकरी छोड़ के आ जाता है राजा के यहाँ। लेकिन बस उसको इस बात का ही थोड़ा विश्वास रहता है, दिलासा दिया रहता है कि वो राजा के यहाँ नौकरी करेगा, राजा के साथ रहेगा। लेकिन राजा को चूँकि भूल जाते हैं, आवश्यकता नहीं रहती है उस समय उनको, लेकिन फिर भी मंत्री के बार बार आग्रह करने पर उसको रख लेते हैं और अपना एक ऐसा ऑफिस देते हैं जो बहुत सालों से बंद पड़ा है। उसमें केवल जो रद्दी कागज़ की तरह आते हैं, इस्तेमाल नहीं होने वाले कागज़ उसमें फेंक दिए जाते हैं। तो वो जो ऑफिस मिलता है उसको, जो दफ्तर मिलता है, दफ्तर का मतलब ऑफिस, वो जो ऑफिस उसको दिया जाता है उस ऑफिस को जो है वो बहुत साफ़ सुथरा कर देता है। इतने सारे लिफाफे जो शादी ब्याह में जो मिलते हैं उस लिफाफे में चूँकि सोने और हीरे जड़े हुए थे उन सबको निकाल लेता है। इतना तो मैंने आपको समझाया था कि उस सारे सोने को निकाल कर और जो उसने सोना और हीरा निकाला था उस रत्न को बाजार में बेच दिया था। तो अब तो आपको याद आ गया होगा पिछला। अब आज मैं आगे पढ़ती हूँ। उसको जब वो सोने को बेच देता है तो उसको बहुत पैसा मिलता है, कई हज़ार रुपया मिल जाता है। उसमें से कुछ रुपए उसने अपने ऑफिस में बढ़िया फर्नीचर, कुर्सी आदि बनवा लेता है और फिर उसको अपने ऑफिस को खूब सुंदर ऑफिस डेकोरेट करवा देता है। और बाकी जो पैसा बच जाता है उसको सरकारी खजाने अर्थात जो राजकोष है, जो राजा का धन जहाँ रखा जाता है, उसमें जमा करवा देता है।
अब वो जहाँ सामान बेचता है, जहाँ उसने सोने को बेचा था, वहाँ उसको उसने क्या किया कि उसकी रसीद ले ली, और जहाँ से सामान खरीदा गया उसकी भी रसीद ले ली। जहाँ उसने सामान बेचा था, सोने को बेच दिया था, उसकी भी उसने रसीद ले ली थी। और फिर जहाँ से उसने सामान खरीदा था उसकी भी रसीद ले ली, क्योंकि वो रसीद तो प्रमाण के रूप में होता है ना, कि जब हम सामान खरीदते हैं, जब भी हम सामान खरीदते जाते हैं, कपड़े ही खरीदने जाते हैं, गोल्ड खरीदने जाते हैं, तो हमको शॉपकीपर क्या करता है कि उसके साथ एक रिसिप्ट भी देता है, तो हम उसको संभाल के रखते हैं। और जब कपड़े में कोई दिक्कत होती है, सामान में कोई दिक्कत होती है, तो वो रसीद प्रमाण होता है। इसलिए उसने भी क्या किया, उस युवक ने भी क्या किया कि राजा के सामान को सब बेचा, पैसा जमा कर दिया, जहाँ सामान बेचा वहाँ से और जहाँ से खरीदा वहाँ से, दोनों जगह से उसने रसीद ले लिया। अब उसका दफ्तर, राजा का जो दफ्तर बरसों से बंद पड़ा था, बिल्कुल कोई आता जाता नहीं था, धूल भरा हुआ था, वो दफ्तर एकदम शाही दफ्तर हो गया। ऐसा लगता था कि वहाँ राजा ही बैठते हैं। अब चुगलखोरों की भी कमी नहीं थी। राजा से लोग चुगली करने लगे, शिकायत करने लगे उसकी कि ये आदमी तो बहुत पैसा बर्बाद कर रहा है और आपका पैसा सब कुछ डुबा रहा है, और ये जितना खजाने में पैसा है वो सब लुटा रहा है। अब राजा दफ्तर पहुंचते हैं, बहुत गुस्से में जाते हैं और दफ्तर की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। दफ्तर देखते हैं कि उनको तो पता ही नहीं कि जैसा वो दफ्तर छोड़े थे, उन्होंने तो सोचा कि ये आदमी तो धूल भरा दफ्तर है और गंदा पड़ा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, तो वो छोड़ देगा। तो राजा तो सोचते हैं कि बहुत दिनों तक ये आदमी टिकेगा नहीं दफ्तर में, और इतना गंदा दफ्तर था और इसका काम में मन नहीं लगेगा, ये तो चला जाएगा। लेकिन उस आदमी ने तो उस दफ्तर को शाही दफ्तर बना दिया। ऐसा लग रहा था कि राजा उसी में बैठते थे। अब राजा देखकर खुश हो गए, लेकिन उन्होंने फिर भी तेज आवाज़ में उससे पूछा कि ये सजावट तुमने किसके रुपए से की है। मतलब राजा को लगा कि मेरा रुपया ही इस्तेमाल किया इसने, लेकिन बिना मुझसे पूछे किया। तब उसने कहा कि दफ्तर के रुपए से हुजूर, अर्थात ऑफिस के रुपए से मैंने ये किया। फिर उसके बाद उसने राजा को उस रद्दी लिफाफे की, जिस लिफाफे पे सोना जड़ा हुआ था, और उसी लिफाफे की कहानी उसने सुनाई और फिर खजांची से गवाही दिलाई। खजांची का मतलब होता है कि खजाने का अधिकारी। खजाना मतलब धन, पैसा, रुपया, और उसे हम खजाना कहते हैं, और खजांची का मतलब होता है खजाने का अधिकारी। तो उसने क्या किया कि खजांची जो था उससे उसने गवाही भी दिलवाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के लिए जो बचा हुआ रुपया था वो खजाने में जमा हो गया। अब राजा को तो विश्वास हो गया। खजांची ने भी कहा कि जो पैसा बचा हुआ था, उस जो लिफाफे से बेचा हुआ जो पैसा आया था, जो लिफाफे से सारे सोना और हीरे को निकाल कर इन्होंने बेचा था, उससे जो पैसा बचा हुआ था उसको इन्होंने लाकर खजाने में जमा किया। अब राजा खुश हो गए, राजा रीझ गए। रीझना मतलब खुश होना। राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने खुशी खुशी उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री, जहाँ सारे धन का ब्यौरा रखना पड़ता है, सारे धन का जो पैसा रुपया आता है उसका पूरा ब्यौरा रखना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। जो कहाँ कहाँ धन खर्च होगा, कहाँ कहाँ जाएगा, वहाँ वहाँ उसको जो है हिसाब देना पड़ेगा। उसी के परमिशन से, उसी के अनुमति से सब कुछ राज्य में खर्च होगा पैसा। वित्त मंत्री उसे कहते हैं। जैसे आपकी वित्त मंत्री, भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक। तो उन्होंने इस कारण, जब वित्त मंत्री राजा ने उसको बना दिया उसके काम से खुश होकर, तो राजा के दूसरे मंत्री जो थे वो बहुत परेशान होने लगे। और वो क्या करता था कि वो व्यक्ति जो था वो तो खुद बेईमानी नहीं करता था, लेकिन दूसरे को बेईमानी करने भी नहीं देता था। वो बेईमानी करता नहीं था और दूसरे को बेईमानी करने भी नहीं देता था। वो बहुत ईमानदार था और इसीलिए राजा खुश होकर उसको वित्त मंत्री बना देते हैं। अब लोग लापरवाही करते थे, वो बिल्कुल नहीं करता था और ना करने देता था किसी को। जब हम खुद गलत काम नहीं करेंगे तो किसी को करने से तभी तो रोक सकते हैं, जब हम खुद गलत काम ना करें। अगर हम खुद गलत काम करेंगे, स्वयं गलत काम करेंगे, तो अगले को हम कैसे रोकेंगे गलत काम करने से? इसलिए वो आदमी स्वयं गलत काम नहीं करता था
और दूसरे को भी करने नहीं देता था। तो इस प्रकार उसको जो है राजा का मंत्री बन गया और कोई ना कोई जाके राजा से उस युवक की शिकायत करता, जैसा लगता कि वो आदमी की शिकायत कर दे ताकि वो आदमी राजा की नज़र से गिर जाए। लेकिन राजा किसी की बात में आने वाले नहीं थे। अब राजा ने उसके ऊपर बहुत विश्वास किया, उसकी ईमानदारी पर विश्वास किया और उसी के कारण राजा ने उसको अपना वित्त मंत्री बना दिया। शेष हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।